नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की पॉलिटी का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके थे दोस्तों, और हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर लेंथी है, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी लगे। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और इससे आगे पढ़ रहे हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता है तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का निर्णय कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। अब देखते हैं राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरे जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के एक मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञ की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्य के मुताबिक ही निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भलीभांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से
किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, जिसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसला करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इसी तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री है रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगी की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूह और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरे पार्टी के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति। एक और जहाँ प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है।
राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों, दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे सविवेक से करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति प्रणाली देख लेते हैं। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना-माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्त करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों को में अपनाया गया। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। अब पढ़ते हैं न्यायपालिका। इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता है। देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकारी कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता। उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच और केंद्र राज्य सरकार के बीच।
यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होते। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। व्यावहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालत ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। उसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस J.S. खेर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारतीय राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। शब्दावली देख लेते हैं। गठबंधन सरकार। गठबंधन विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में 2 या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों गठबंधन से बनी सरकार। कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने, उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने, उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों के संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है। न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालत को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने, दूसरे वित्त विधेयकों बनाने का विशेष अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार की फैसला नीति के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक संस्था देश की सरकार राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह है। आरक्षण भेदभाव के शिकार वंचित पिछड़े लोगों समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति। राज्य निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार और घरेलू तथा विदेश नीतियों बनाने का अधिकार और सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांत के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं। दोस्तों चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? देखते हैं। क, अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ख, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। ग, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। घ, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो इसमें आप ग, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है गृह मंत्री। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान गलत है? क्या है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ख, अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। ग, न्यायपालिका कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। घ, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। तो इसका आंसर होगा क। ये गलत पूछ रहा है, तो गलत क्या है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती नहीं, ऐसा नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो इसका आंसर होगा ग, संसद। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। तो इनको मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलाते हैं। पहला है क, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। तो इसको मिलाएंगे। हाँ, 4 से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है। ख, ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। तो इसको मिलाएंगे। क्या को मिलाया था? हाँ, वाणिज्य और क्या को मिलाया था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है। और ख को मिलाएंगे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। ग है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। तो इसको मिलाएंगे कृषि, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है। ग है पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। तो इसको मिलाएंगे स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है। गहने हैं ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। तो ये मिलाएंगे रक्षा मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। क्या? सड़क सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे के विकास, नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा?
ये कह रहा है कि विधायक और कार्यपालिका न्यायपालिका इनमें राजनीतिक संस्था नाम होता है जो अपने अधिकार को स्थान, तो इसमें आएगा कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। तो कौन करती है? विधायिका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विधायिका। यह है, दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है, तो इसका होगा न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। गए, भूकंप पीड़ित की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है, कौन मांगती है? ये विधायिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाब में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष के कारण दीजिए। क्या है? संसदीय लोकतंत्र लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या है? लोकसभा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें हटा सकती है। चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। क्या? संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके कारण बता सकते हैं, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टी गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यही कारण है कि भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन। 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज़ की जरूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला ही व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? तो इस प्रकार की फिल्म का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति का शासन सदैव खतरनाक होता है। शासन सिद्धांतों एवं नियमों के अनुसार ही चलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री को अन्य मंत्रियों को साथ लेकर चलना होता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। एक शिक्षिका छात्र संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने 2 छात्राओं से अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प दिया, यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको ये विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? अगर पूछा जाए तो मैं लोकसभा का नेता बनना पसंद करूं, क्योंकि लोकसभा में बहुमत का नेता ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, न कि राज्यसभा के बहुमत के नेता के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती? क, श्रीनिवास का तर्क है चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। ख, अंजया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया। गए, विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है, न ही किसी के अनुसार चलने वाली, बल्कि वे विरोधी समूह के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विधेयकों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया। आपकी राय में कौन सा विचार सबसे सही है? तो मेरे विचार के अनुसार इन तीनों विवादों में अंजिया का विचार सही है, ख वाला।
न्यायपालिका स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय सरकार के निर्णय को रद्द भी कर सकती है और उसे बदलने का आदेश भी दे सकता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अपने आदेश में संशोधन करने का आदेश दिया। तो इसका आंसर है ख। ठीक है, तो दोस्तों अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए और चैप्टर भी कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।